समय साक्षी में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले की कहानी जिसने बदल दी भारतीय राजनीति की दिशा। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। 12 जून 1975 को भारत में एक के बाद एक 3 राजनीतिक भूचाल आए। इंदिरा गांधी अपने कमरे में नाश्ता कर रही थीं कि उनके निजी सचिव आर के धवन ने दरवाजे पर नॉक कर उन्हें खबर दी कि उनके सलाहकार और दोस्त डीपी धर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। धर इंदिरा के कैबिनेट में मंत्री रह चुके थे और उस समय सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे। उसी दिन प्रधानमंत्री निवास पर 2 टेलीप्रिंटरों पर लगातार खबरें आ रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी के वरिष्ठतम निजी सचिव एन.के. शेषन परेशान मुद्रा में एक टेलीप्रिंटर से दूसरे टेलीप्रिंटर की तरफ जा रहे थे। ये वो दिन था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा राजनारायण द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ दायर की गई चुनाव याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाले थे। 10 बजने वाले थे और थोड़ी देर पहले इलाहाबाद की गई लाइटनिंग कॉल से पता चला था कि जस्टिस सिन्हा अभी अपने घर से कोर्ट के लिए रवाना नहीं हुए हैं। कुलदीप नैयर अपनी किताब द जजमेंट में लिखते हैं, सेशन ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। उस समय 10:02 हुए थे। जस्टिस सिन्हा समय की पाबंदी के लिए मशहूर थे। सेशन ने सोचा सिन्हा इस समय अपना फैसला सुना रहे होंगे। 55 वर्षीय सिन्हा अपनी कार से उतरकर कमरा नंबर 24 की अपनी कुर्सी पर जा बैठे। खचाखच भरी अदालत में पेशकार ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, जब जज साहब अपना फैसला सुनाए तो कोई ताली नहीं बजाएगा। सिन्हा ने वहां मौजूद लोगों की तरफ देखा और कहा, द पिटिशन इज अलाउड। 1 सेकंड के लिए अदालत में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों की आवाज गूंजी। वहां मौजूद पत्रकार खबर फाइल करने के लिए टेलीफोनों की तरफ दौड़े। ठीक 10:02 पर यूएनआई के टेलीप्रिंटर की घंटी बजी और कागज पर एक फ्लैश आया, मिसेस गांधी अनसीटेड। सेशन ने टेलीप्रिंटर से कागज फाड़ा और उस कमरे की तरफ दौड़े जहां प्रधानमंत्री बैठी हुई थी। कमरे के बाहर उन्हें राजीव गांधी मिल गए। उन्होंने सबसे पहले राजीव को यह खबर सुनाई। राजीव ने अपनी मां को बताया, उन्होंने आपके खिलाफ फैसला सुनाया है। इंदिरा गांधी ने बिना कोई मनोभाव दिखाए हुए इस खबर को लिया। जब तक इंदिरा गांधी डीपी धर को श्रद्धांजलि देने के बाद एक सफदरजंग रोड पर लौटी, एक दिन पहले हुए गुजरात विधानसभा के चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए थे। 5 पार्टियों के गठबंधन जनता फ्रंट ने कांग्रेस को हराकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। ये इंदिरा गांधी के लिए दिन में तीसरा झटका था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी भी चुनाव को परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के अंदर चुनौती दी जा सकती थी। राजनारायण ने अपनी चुनाव याचिका के लिए शांति भूषण को चुना। हालांकि राजनारायण शांति भूषण को निजी तौर पर नहीं जानते थे। शांति भूषण कांग्रेस ओ के सक्रिय सदस्य थे और ज्यादातर राजनीतिक केस बिना फीस लिए हुए लड़ते थे। जब याचिका का मसौदा शांति भूषण के सामने लाया गया तो उन्होंने पाया कि उस पर सारा जोर इस बात पर दिया गया था कि चुनाव में मतपत्रों को प्रभावित करने के लिए एक खास तरह के रसायन का प्रयोग किया गया है। शांति भूषण अपनी आत्मकथा कोटिंग डेस्टिनी में लिखते हैं, मैंने राजनारायण से कहा कि मैं इतने सतही तर्कों पर चुनाव याचिका दायर नहीं करूंगा। मैंने अपनी याचिका में 3 मुद्दे उठाए। नंबर 1,
चुनाव सभा के लिए मंच बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों से सहायता ली गई। नंबर 2, यशपाल कपूर को सरकारी कर्मचारी के तौर पर उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने से पहले ही चुनाव एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और नंबर 3, इंदिरा गांधी के चुनाव में निर्धारित राशि 35,000 से अधिक धनराशि खर्च की गई। उस समय जब शांति भूषण से पूछा गया कि इस याचिका के सफल होने की कितनी संभावना है, तो उनका जवाब था नगण्य। प्रशांत भूषण अपनी किताब द केस दैट शुक इंडिया में लिखते हैं, उन्होंने इसके लिए 2 कारण गिनाए। पहली बात तो ये थी कि केस उतना मजबूत नहीं था। दूसरे, बहुत कम जजों में पद पर आसीन प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द करने की हिम्मत थी। याचिका 24 अप्रैल 1971 की रात को दायर की गई। ये चुनाव याचिका दायर करने का अंतिम दिन था। अगर एक दिन की भी देरी हुई होती तो याचिका स्वीकार ही नहीं की जाती। इंदिरा गांधी ने उस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मशहूर वकील एस.सी. खरे को अपने वकील के तौर पर चुना था। यह मामला सबसे पहले जस्टिस ब्रूम की अदालत में पेश हुआ। उनके रिटायर होने के बाद यह मामला जस्टिस के.एन. श्रीवास्तव की अदालत में गया। उनके भी रिटायर होने के बाद जस्टिस जे.एम.एल. सिन्हा ने इसकी सुनवाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने इस केस को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। अगस्त 1974 से जनवरी 1975 के बीच सारे मौखिक सबूत पेश कर दिए गए। शांति भूषण लिखते हैं, जब मैंने अपनी जिरह शुरू की तो मुझे शुरू में लगा कि जज को इस केस में ज्यादा दम नहीं दिख रहा, लेकिन तीसरे दिन से मुझे महसूस होने लगा कि मेरी दलीलों का जज पर असर होना शुरू हो गया है। 12 फरवरी 1975 को इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पी.एन. हक्सर गवाह के तौर पर अदालत में पेश हुए। उन्होंने जिरह में बताया कि यशपाल कपूर ने 13 जनवरी 1971 को अपना इस्तीफा सौंप दिया था और उन्होंने मौखिक रूप से वो इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। प्रशांत भूषण लिखते हैं, शांति भूषण ने उनसे पूछा कि क्या मौखिक आदेश से सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति हो सकती है। इस पर हक्सर का जवाब था, जहां तक उन्हें मालूम है अस्थायी सरकारी कर्मचारी को मौखिक आदेश पर नियुक्त किया जा सकता है। उसके तुरंत बाद उसे औपचारिक लिखित आदेश भेजा जा सकता है। इस केस के सबसे महत्वपूर्ण गवाह थे यशपाल कपूर। कपूर को 18 फरवरी को अदालत में पेश किया गया। उनसे लगातार 8 घंटे तक जिरह की गई। जिरह के दौरान वो अपनी जेब में हाथ डाले विटनेस बॉक्स में चहलकदमी करते रहे। प्रशांत भूषण लिखते हैं, गवाह के तौर पर कपूर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। कुछ चीजें छिपाने के चक्कर में वो कुछ ऐसी चीजें बोल गए जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। इंदिरा गांधी के वकीलों तक को लग गया कि कपूर से गलती हुई है। इस गलती की भरपाई करने के लिए तय किया गया कि इंदिरा गांधी खुद गवाह के तौर पर पेश होगी। आम लोगों में यह गलतफहमी है कि इंदिरा गांधी को गवाही देने के लिए अदालत में बुलाया गया था। वास्तविकता यह है कि इंदिरा गांधी ने अपने वकीलों की सलाह पर खुद गवाही देने का फैसला किया था। 18 मार्च को इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई। ऐसा करने वाली वो भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। उस दिन अदालत में चोटी के विपक्षी नेता जैसे मधुलिमय, श्यामनंदन मिश्रा, पीलू मोदी, ज्योतिर्मय बसु और रवि राय भी मौजूद थे। राजनारायण भी वहां पहुंचे हुए थे। हालांकि उनके अस्थिर स्वभाव को देखते हुए उनके वकील ने उन्हें सलाह दी थी कि वो अदालत न जाए। जब उन्होंने जिद की तो शांति भूषण ने उनसे वादा लिया कि वो अदालत में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। जब 10 बजने से 2 मिनट पहले
जस्टिस सिन्हा अदालत में घुसे तो सब लोग खड़े हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि जब गवाह अदालत में आए तो कोई खड़ा न हो। इंदिरा गांधी के लिए कटघरे में एक खास तौर से कुर्सी रखवाई गई थी। खड़े के उनसे सवाल पूछने के बाद शांति भूषण की बारी आई। उस दिन जब अदालत उठी तो इंदिरा गांधी से जिरह समाप्त नहीं हुई थी। उसी दिन शाम को शांति भूषण ने इलाहाबाद आए विपक्षी नेताओं को अपने यहाँ चाय पर बुलाया। वहां सबकी राय थी कि इंदिरा गांधी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था। पीलू मोदी को शांति भूषण की जिरह पसंद नहीं आई थी। उन्होंने कहा भी, आपने उन्हें ज्यादा तंग नहीं किया, थोड़ा उन्हें परेशान करते तो थोड़ा मजा आता। शांति भूषण ने उन्हें मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले दिन तो मैंने उनके सामने चारा फेंका था ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ जाए, कल वो मेरे जाल में फंस जाएंगी। यही हुआ। शांति भूषण लिखते हैं, मेरे लिए ये सिद्ध करना एक चुनौती थी कि इंदिरा गांधी ने दिसंबर में ही रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। मुझे पता था कि आकाशवाणी प्रधानमंत्री की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिकॉर्ड करती है। मैंने वहां से इंदिरा गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेप मंगवाए जिसमें वो साफ साफ कह रही थी कि वो रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगी। बहरहाल इंदिरा गांधी को यशपाल कपूर को अपना चुनाव एजेंट बनाने का दोषी पाया गया। जब वो अभी भी सरकारी अफसर थे, उन्होंने 7 जनवरी से इंदिरा गांधी के लिए चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया था, जबकि 13 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसे 25 जनवरी को मंजूर किया गया। बाद में लंदन के अखबार द टाइम्स ने लिखा, ये फैसला उसी तरह का था जैसे प्रधानमंत्री को ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। अगले दिन से ही विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति भवन के बाहर इंदिरा गांधी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सत्ता में बने रहने को एक शर्मनाक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने के बाद उन्हें सत्ता में रहने का कोई कानूनी और नैतिक आधार नहीं है। कानून मंत्री HR गोखले ने मशहूर वकील नानी पालकीवाला से संपर्क कर उनसे सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी का केस लड़ने का अनुरोध किया। श्रीनाथ राघवन अपनी किताब इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में लिखते हैं, वकील के रूप में पालकीवाला का चुनाव एक दिलचस्प फैसला था। ये वही पालकीवाला थे जिन्होंने बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स और केशवानंद भारती मामले में सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजों को सुपरसीड किए जाने का भी घोर विरोध किया था। पालकीवाला न सिर्फ इंदिरा गांधी का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो गए, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील सुने जाने से पहले इंदिरा को अपने पद से इस्तीफा देने का कोई राजनीतिक और कानूनी कारण नहीं है। पार्टी के कुछ नेताओं ने इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने की सलाह दी। नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में लिखती हैं, इंदिरा के कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर कर्ण सिंह ने मुझे बताया था कि मैंने उनको सलाह दी थी कि बेहतर ये होगा कि वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति अहमद को भेज दें और वो उनका इस्तीफा ये कहकर अस्वीकार कर दें कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक वो अपने पद पर बनी रहे। इंदिरा गांधी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन मुझे लग गया था कि उन्होंने मेरी सलाह को पसंद नहीं किया था। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी भी उनके इस्तीफा देने के सख्त खिलाफ थे। प्रधानमंत्री कार्यालय, दिल्ली सरकार के अधिकारियों और हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसी लाल के साथ मिलकर उन्होंने इंदिरा गांधी के समर्थकों की बड़ी भीड़ उनके निवास के सामने
जमा करवानी शुरू कर दी। 18 जून 1975 को कांग्रेस संसदीय दल ने जबरदस्त बहुमत से प्रस्ताव पारित किया कि इंदिरा गांधी देश के लिए अपरिहार्य है। प्रस्ताव के पक्ष में 450 और विपक्ष में 44 मत पड़े। 2 दिन बाद जब पालकीवाला ने इंदिरा गांधी की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की तो उसकी सुनवाई वेकेशन जज वी.आर. कृष्ण अय्यर की अदालत में शुरू हुई। जस्टिस अय्यर सन 1957 में निर्दलीय विधायक के तौर पर केरल विधानसभा के लिए चुने गए थे और देश की पहली कम्युनिस्ट सरकार में उन्हें कानून मंत्री बनाया गया था। उसी सरकार को केंद्र सरकार ने बर्खास्त किया था जिसमें इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1968 में उन्हें केरल हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। सन 1973 में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई थी। बाद में कृष्ण अय्यर ने एक इंटरव्यू में बताया था, सुनवाई से पहले कानून मंत्री एच.आर. गोखले ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। अय्यर ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी को कुछ शर्तों पर स्टे दिया था। वो शर्तें थीं कि वो न तो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले पाएंगी और न ही मतदान कर पाएंगी और सांसद के तौर पर उन्हें वेतन भी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी कानूनी स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस फैसले के बावजूद विपक्ष का मानना था कि प्रधानमंत्री को बिना शर्त स्टे न मिलना उनके लिए एक नैतिक धक्का था। 25 जून को विपक्ष ने दिल्ली में एक बड़ी रैली की जिसमें जयप्रकाश नारायण ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी के अपने पद पर बने रहने का कोई तुक नहीं रह गया है। उन्होंने सुरक्षा बलों और पुलिस से अपील की कि वो सरकार का कोई भी गैर कानूनी आदेश न माने। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के शासन वाले राज्यों को निर्देश भेजे कि वो संभावित आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए तैयार रहें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय ने उन्हें संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाने की सलाह दी। उन्होंने ही इस बारे में राष्ट्रपति को लिखे जाने वाले पत्र का मसौदा तैयार किया। 25 जून की रात 10:45 पर प्रधानमंत्री का पत्र राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास पहुंचा। अगले दिन सुबह 6 बजे इंदिरा ने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट ने उनके फैसले का अनुमोदन किया। सिर्फ स्वर्ण सिंह ने मामूली विरोध करते हुए सवाल पूछा कि किस कानून के अंतर्गत इमरजेंसी लगाई गई है। इंदिरा ने धीमे स्वर में उनका जवाब दिया जिसे कोई सुन नहीं सकता। 2 घंटे बाद इंदिरा ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, किसी को इससे घबराने की जरूरत नहीं। रेहान फजल, कॉन्फ्लुएंस हिस्ट्री, दिल्ली।